हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये सेक्शन ए है इकोनॉमिक्स के पेपर का। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से एमसीक्यू आए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग लॉन्ग और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 11 to 17 है, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे जो है स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैक्रो एंड मैक्रो के स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 3 मार्क्स का है। इसके अंदर इंटरनल चॉइस है, 2 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें से हमें एक पार्ट करना है। तो पहला पार्ट देखते हैं गिविंग वैलिड रीजन। इसके अंदर हमें रीजन बताने हैं कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले हम देखते हैं डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। कि जो इन्वेस्टमेंट से हमें डिविडेंड मिलता है, जो हमने विदेश के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे जो हमें डिविडेंड मिलता है उसको हम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि डिविडेंड जो हम रिसीव करते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अब्रॉड दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट। सेकेंड जो है डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी विल लीड टू प्रमोशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। तो ये ट्रू है, क्योंकि जब इंडियन करेंसी की डेप्रिसिएशन होती है इसका मतलब होता है कि हमें ज्यादा रुपीस देके डॉलर खरीदना पड़ता है। तो इससे बेसिकली क्या है कि इंपोर्ट जो है एक्सपेंसिव हो जाती है और एक्सपोर्ट की प्रमोशन होती है। Depreciation of the domestic currency implies more rupees are required to buy a dollar. Import will become more expensive and export are going to rise. तो ये true statement है। जो पहले हमारी statement थी कि जो dividend received from investment abroad is recorded on the credit side, that was false। इसको हम current account के अंदर जो है record करते हैं। उसी तरह हम इसका second part देखते हैं, जो है distinguish between autonomous transaction and accommodating transaction। कि autonomous transaction और accommodating transaction के अंदर जो है डिफरेंस बताइए। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से आया हुआ है। autonomous items एंड accommodating items के अंदर ये डिफरेंस होता है कि देखो, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन जो कि प्रॉफिट के उद्देश्य से की जाती है उनको ऑटोनॉमस आइटम्स कहा जाता है। अकोमोडेटिंग आइटम्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट जो है इस वजह से करती है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस बनाया जा सके। ऑटोनॉमस आइटम जो है करंट अकाउंट में भी रिकॉर्ड होती है। दे आर रिकॉर्डेड इन बोथ द करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम है सिर्फ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही रिकॉर्ड की जाती है। ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। जब ऑटोनॉमस आइटम्स की पेमेंट जो होती है रिसीट से ज्यादा होती है तो हम कहते हैं डेफिसिट है। जब रिसीट ज्यादा होती है पेमेंट से तो हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है। अकोमोडेटिंग आइटम जो होती है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस को करेक्ट करती है। उसी तरह ऑटोनॉमस आइटम्स के अंदर जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर लाइक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स, तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे सिर्फ जो है ऑफिशियल रिजर्व जो होता है विद आरबीआई उसकी मूवमेंट होती है। ऑटोनॉमस आइटम्स को अबव द लाइन ट्रांजेक्शन कहा जाता है। अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ऑटोनॉमस आइटम की जो डीलिंग है उसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों कर सकते हैं, लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए की जाती है तो दैट इज ओनली टेकन बाय दी only done by the government। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है 3 मार्क्स का है। सपोज ओनली वन गुड एक्स इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक कंट्री है वहां पे सिर्फ एक गुड जो है एक्स ही प्रोड्यूस होती है। आउटपुट ऑफ गुड एक्स जो है 2018 के अंदर 100 यूनिट था।
2019 के अंदर ये 120 यूनिट था। मार्केट प्राइस जो थी 2018 के अंदर इट वाज 50 रुपीज और 2019 के अंदर इट वाज 60 रुपीज। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी के अंदर बतानी है और यहाँ पे हमने बेस ईयर लेना है 2018। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमें गिवन डाटा है ये हमें 2 साल बता रखे हैं 2018 एंड 2019। तो यहाँ पे आउटपुट है 100, मार्केट प्राइस है 50। तो यहाँ पे रियल जीडीपी यूजिंग बेस ईयर, क्योंकि बेस ईयर हमारा 2018 है, तो 50 इंटू 100 ये आ जाएगा 50,000। तो यहाँ पे हम रियल जीडीपी निकाल रहे हैं बेस ईयर 2018। तो जब हमने 2019 की जो रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो उसको हमने 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 50 इंटू 120 दैट कम्स अराउंड 6,000। तो ये हमारी रियल जीडीपी है। नॉमिनल जो होती है, जो करंट ईयर की प्राइसेस पे होती है, 50 इंटू 100 5,000 और उसी तरह 60 इंटू 120 तो 7,200। तो ये हमारी नॉमिनल जीडीपी है, करंट ईयर की प्राइस पे है। क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी के अंदर लेनी है तो ये दोनों वैल्यूज जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो फार्मूला है चेंज इन रियल जीडीपी, इसका जो है वो 6,000, 2019 की 6,000 हमने कैलकुलेट की है और 2018 की 5,000 है। तो चेंज इन रियल जीडीपी जो है दैट इज ₹1,000। परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी को हम इस तरह से निकालते हैं, चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय बेस ईयर रियल जीडीपी इनटू 100। तो यहाँ पे जो चेंज है वो है 1,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इनटू 100। तो ये 3 जीरो इससे कट के और 5 20, तो ये आ जाती है 20%। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, उसके अंदर भी इंटरनल चॉइस है और ये 4 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज गवर्नमेंट्स एजेंट एंड एडवाइजर। तो यहाँ पे हमने बताना है कि सेंट्रल बैंक का रोल बताना है, गवर्नमेंट का एजेंट और गवर्नमेंट का एडवाइजर। तो इसका आंसर ये है कि देखो ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, तो वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का बैंकर का काम करता है। ये गवर्नमेंट का बैंकिंग बिजनेस कैरी ऑन करता है और उसी तरह गवर्नमेंट जो है अपने कैश बैलेंसेस जो है करंट अकाउंट के अंदर सेंट्रल बैंक के पास रखती है और उसी तरह जो सेंट्रल बैंक है ये लोन और एडवांसेस टू द गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये सिक्योरिटीज को परचेज और सेल भी करता है। एज ए एडवाइजर ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम आउट करना है ताकि क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल किया जाए। उसी तरह ये मनी मार्केट को भी रेगुलेट करता है। और इसका जो सेकंड इंटरनल चॉइस है, इन दोनों में से आपने एक करना है, डिफाइन रिवर्स रेपो रेट, डिस्कस ब्रीफली हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे हमने रिवर्स रेपो रेट को डिफाइन करना है और बताना है कि किस तरह से ये क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसके द्वारा हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बेसिस पे कमर्शियल बैंक जो है अपने सरप्लस फंड जो होते हैं सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है तो वो रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस कर देता है। जब रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस हो जाता है तो कमर्शियल बैंक जो है अपने सेंट्रल बैंक के पास सरप्लस कम रखते हैं तो वो ज्यादा उससे जो है क्रेडिट क्रिएट करते हैं जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। और उसी तरह अगर सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर डिक्रीज करना चाहता है तो वो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देता है। जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है तो कमर्शियल बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो सेंट्रल बैंक के साथ इंक्रीज हो जाते हैं तो मनी सप्लाई जो है डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो 4 मार्क्स का है। इफ प्लान सेविंग एक्सीड प्लान इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हमारी प्लान सेविंग जो है प्लान इन्वेस्टमेंट से बढ़ जाती है तो उसका इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या इम्पैक्ट है। तो पहले तो हम देखते हैं कि देखो जो ये ओ एक्सिस है जिसपे हम इनकम आउटपुट लेते हैं, ये हमारा जो है वाई एक्सिस है और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ओ वाई एक्सिस पे हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेते हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वहां पे होता है जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम इनकम है दैट इज OY है। और अगर जो है सेविंग जो है हमारी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, जैसे ये ई बिंदु है, E1 बिंदु है, जहां पे हमारी सेविंग जो है दैट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं E2 बिंदु है जहां पे हमारी जो सेविंग है दैट इज लेस देन दी इन्वेस्टमेंट। और ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये हमारा सेविंग फंक्शन है, सेविंग कर्व है जो ई बिंदु पे इन्वेस्टमेंट को कट करता है। तो ये इक्विलिब्रियम है जहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारी सेविंग E1 पे क्या है कि सेविंग जो है दैट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, तो हम कहते हैं कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। अगर सेविंग हमारी निवेश से ज्यादा है तो उस सिचुएशन के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। तो प्रोड्यूसर के जो स्टॉक्स होते हैं वो पाइल हो जाते हैं, डिजायर लिमिट से एक्सेस में होते हैं क्योंकि डिमांड जो है कम है। तो जो बनाया होता माल वो बिकता नहीं है, प्रॉफिट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। और नेक्स्ट ईयर के लिए क्योंकि अब एग्रीगेट डिमांड कम है तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्लान लेवल ऑफ आउटपुट होता है वो पहले से कम हो जाता है। और लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि लेवल ऑफ इनकम जो है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और वो इस बिंदु तक आ जाता है कि जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जब हमारी सेविंग जो होती है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होती है तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, इनकम है, जो हमारी इनकम है, आउटपुट है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हमारी सेविंग जो होती है तो ये सिचुएशन जहाँ पे हमारी E2 जो बिंदु है जहाँ पे हमारी सेविंग जो है दैट इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो मोर देन इन्वेस्टमेंट होती है। तो एग्जिस्टिंग स्टॉक जो होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है उसको पूरा कर सके। तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम नहीं होता कि डिजायर लेवल ऑफ स्टॉक अवेलेबल नहीं होता। तो प्रोड्यूसर जो आने वाले साल होते हैं उसके लिए हाई लेवल ऑफ आउटपुट करते हैं, तो वो आउटपुट इस सिचुएशन के अंदर बढ़ता है और इकोनॉमी के ई बिंदु तक पहुंच जाता है जहाँ पे संतुलन हो जाता है। तो जब हमारी सेविंग जो होती है लेस देन इन्वेस्टमेंट होती है तो हमारा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो है बढ़ता है ताकि इकोनॉमी जो है ई बिंदु पे उसका संतुलन हो सके। क्वेश्चन नंबर 15 जो है 4 मार्क्स का है। एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश इन द हिंदू ऑन 6 अगस्त 2022। तो हिंदू जो न्यूज़पेपर का नाम है 6 अगस्त को एक उसके अंदर न्यूज जो थी पब्लिश हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट जो है 50 बेसिस से इंक्रीज कर दिया है। तो उसी तरह हम देखते हैं, तो ये हमने बताना है आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन द लाइकली कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस के जो आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। तो ये 4 मार्क्स का है। देखो यहाँ पे क्या है कि जब वो रेपो रेट इंक्रीज करती है आरबीआई तो उसके अंदर होता है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर होते हैं, प्राइसेस राइज कर रही होती है, इकोनॉमी के अंदर हाई इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है ग्रोथ से ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है। तो जिसकी वजह से आरबीआई को एक्शन लेना पड़ता है, तो वो रेपो रेट इंक्रीज करती है, जिससे क्या होता है कि बोरिंग जो होती है वो एक्सपेंसिव हो जाती है और जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो अपनी स्पेंडिंग जो है रिड्यूस करते हैं। तो आरबीआई का पीछे होता है कि जो इन्फ्लेशन है उसको हमने खत्म करना है, स्टेबिलिटी लेके आनी है। और उसी तरह इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर स्लो डाउन होता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डिक्रीज होती है। पर ये इसलिए नेसेसरी होता है ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो उसका हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। और ये जो स्टेप होता है, जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, उसके साथ मैच करता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो है पार्ट्स है और ये टोटल 6 मार्क्स का है। तो फर्स्ट पार्ट जो है 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे हमें पाई चार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई, ये हमें जो है बताया हुआ है सोर्सेज ऑफ स्टेट एंड गिवन, मतलब रीड द दिस पिक्चर केयरफुली। तो सोर्सेज ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट हमें बताए हुए टैक्स रेवेन्यू के, ये फाइन है,
इंडिविजुअल इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, सेल्स एंड जीटी रिसीट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, मोटर व्हीकल लाइसेंस फीस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट बतानी है। तो जो नॉन टैक्स रिसीट है वो दो हैं, फाइन्स है, मोटर व्हीकल लाइसेंस फी है, बाकी जो है वो टैक्स रिसीट्स है। तो अब हम इसको सिस्टमैटिक मैनर के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें पूछा है कि ये जो आइटम्स हमें दी हुई है इनको हमने बताना है टैक्स आइटम कौन सी है और नॉन टैक्स रिसीट्स कौन सी है। और उसी तरह जो सेकंड पार्ट है, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ टू द पुअर। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन हाउ द गवर्नमेंट कैन यूज द बजटरी पॉलिसी इन रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज ऑफ इनकम। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिसीट जो है इंडिविजुअल इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सेल्स एंड ग्रॉस रिसीट टैक्स है। तो ये चारों जो है टैक्स रिसीट के अंदर आती है। नॉन टैक्स रिसीट के अंदर मोटर व्हीकल लाइसेंस फी एंड फाइन आती है। तो ये 3 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट जो है ये वाला क्वेश्चन है कि जब गवर्नमेंट जो है फ्री सर्विसेज के ऊपर ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट जो है किस तरह से बजटरी पॉलिसी के अंदर जो इनक्वालिटीज है उनको खत्म करती है। तो बजट जो है जिसके द्वारा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर जो असमानता होती है, इनक्वालिटीज होती है, उसको कम करना होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट बजट के अंदर ये स्टेप्स लेती है। टैक्स रेट जो होते हैं प्रोग्रेसिव होते हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आप हायर स्लैब पे आ जाते हो, तो जो पुअर लोग होते हैं उनके ऊपर टैक्स का बर्डन कम होता है। स्ट्रिक्ट मेयर अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि जो रिच पीपल हैं वो टैक्स अवेड ना कर सके। और उसी तरह सब्सिडीज और फ्री सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो है स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि इनक्वालिटीज ऑफ वेल्थ जो है उसको रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये भी जो है 6 मार्क्स का है। इसके अंदर 2 पार्ट्स है और इसके अंदर इंटरनल चॉइस भी है। While estimating GDP by expenditure method, entire focus is on expenditure incurred by the resident of the country। कि जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे तो हम सिर्फ जो रेजिडेंट ने खर्चा किया होता है उसको इंक्लूड करते हैं। तो क्या हम इसको सही मानते हैं? तो हमें यहाँ पे अपना रीजन भी देना है। ये जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट करेक्ट। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो ऑल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स बोथ बाय द रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट को इंक्लूड करते हैं। एक्सपोर्ट को हम ऐड करते हैं एज दे आर द एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। इंपोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड बिकॉज मनी स्पेंड ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फॉरेन कंट्रीज। और ये सेकेंड पार्ट है जिससे न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमें रेंट एंड रॉयल्टी 1300 करोड़ की दे रखी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 200 करोड़ के, वेजेस और सैलरी जो है 1700 करोड़, कॉर्पोरेट टैक्स हमें दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखी है, रिटेन अर्निंग दे रखी है, डिविडेंड दे रखी है, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखी है। तो यहाँ पे हम जो मेथड यूज करेंगे इनकम मेथड से करेंगे तो हमारे लिए ये मैटर करता है। तो उसी तरह हमारे लिए ये मैटर करता है कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग, डिविडेंड, नेट फैक्टर। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए मैटर करती हैं जो मैंने टिक किए हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे हम लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये इसके अंदर हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम लेते हैं। इंटरेस्ट हमें दे नहीं रखा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी दे रखी है। उसी तरह जो प्रॉफिट है उसके तीनों कंपोनेंट दे रखे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग एंड डिविडेंड, तो वो हमने ले लिए, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1700, 1300, 400, 300, 400 प्लस 1400, तो ये 5500 आ जाता है। जब इसके अंदर से नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड कर देते हैं तो ये माइनस में है, 120 हमने माइनस कर दी, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 5380 करोड़। तो वहां पे आपने देख लेना है क्या क्या आइटम्स ली है, उसी के हिसाब से आपने मेथड जो है यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इंटरनल चॉइस है। तो उसी तरह इसके अंदर जो है ये चॉइस है, सेकेंड पार्ट के अंदर चॉइस है। फर्स्ट पार्ट तो करना ही करना है, सेकेंड पार्ट के अंदर चॉइस है।
सेकेंड पार्ट के अंदर आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, गिव वैलिड रीजन, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स एसेट बाय ए फर्म। देखो जो फॉरेन बैंक्स इन इंडिया प्रॉफिट कमाती है वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये फैक्ट्री इनकम का हिस्सा होता है, तो डोमेस्टिक इनकम से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सके। उसी तरह जब फिक्स एसेट एक फर्म अपग्रेड करती है तो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द फर्म। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जो इसका जो सेकेंड पार्ट है, सपोज द फाइनेंशियल ईयर the GDP at market price of a country was rupees 1100 crore, net factor income from abroad was 100 crore, net indirect taxes was rupees 150 crore, national income was rupees 850 crore, calculate the value of depreciation। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखी है, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसका अर्थ है जीडीपी मार्केट प्राइस के अंदर से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं। 1100 में से 150 को माइनस करते हैं तो ये 950 करोड़ आ जाता है। उसी तरह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर जो है हम जब नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं 950 प्लस 100 तो ये 1050 करोड़ आ जाती है। तो हमारे पास अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी है और उसी तरह एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी है। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाती है 1050 के अंदर से 850 को माइनस कर देते हैं तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू 200 करोड़ आ जाती है। तो कल हम लोग करेंगे बी पार्ट के जो है एमसीक्यू।